नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम रीट मेंस जिसका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के कंप्यूटर का जो पार्ट है उसको हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्लास 9 का सूचना प्रौद्योगिकी की जो किताब है उसका पहला चैप्टर चल रहा है। और उस पहले चैप्टर में आज का अपना टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेमोरी, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो जिस प्रकार मनुष्य का दिमाग होता है वहां पर उस दिमाग के अंदर हम याद करते हैं। तो मनुष्य का दिमाग है वो याद करने की क्षमता रखता है और उसे ही हम मेमोरी कहते हैं। तो याददाश्त ही मनुष्य की याददाश्त क्या कहलाती है, उसकी मेमोरी कहलाती है। और याद कहाँ रहता है, मनुष्य के दिमाग में। उसी प्रकार से कंप्यूटर है वो अपने प्रोग्रामों को और डेटा को कहां पर स्टोर करके रखता है। तो कंप्यूटर है अपने प्रोग्रामों को और डेटा को जहां पर स्टोर करके रखेगा उस जगह को मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी वह स्थान है जहां डेटा, सूचना और प्रोग्रामों को स्टोर करके रखा जाता है। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या मेमोरी नहीं हो तो कंप्यूटर कार्य कर सकता है। तो यहां पर देखिए, बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। मेमोरी होगी तभी कंप्यूटर कार्य कर पाएगा। ऐसा क्यों, तो इसका अपन टाइप्स देखते हैं। इससे आपको अपने आप पता चलेगा कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होना जरूरी है। तो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कितने टाइप की होती है, तो कंप्यूटर की मेमोरी दो टाइप की है। एक है मुख्य मेमोरी और एक है एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी मेमोरी। तो जो मुख्य मेमोरी है उस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी इसको कहा जाता है। तो आपकी जो मुख्य मेमोरी है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और जो बाह्य मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो दोनों मेमोरियों का क्या काम है ब्रीफ के अंदर समझते हैं। तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले मेन मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की, जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। यानी इस प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, इंटरनल यानी इंटरनल आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। यानी ये वो मेमोरी है जिससे सीपीयू सीधा कनेक्ट रहता है। तो मैं आपको सीधे सा एक एग्जांपल की मदद से इस मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को समझाना चाहता हूं। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि मैं बाजार से एक मोबाइल लेकर के आया जिसकी मेमोरी है 464। तो यहां पर मैं एक संख्या बोली है 4 और दूसरी बोली है मैंने 64। तो यहां पर 4 का मतलब है कि मेरी 4 जीबी की मेमोरी है, जो क्या है बताओ, प्राइमरी मेमोरी है। और यहां पर जो 64 जीबी की जो मेमोरी है वो क्या है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो दो मेमोरियां क्यों है, यानी प्रत्येक मोबाइल में और प्रत्येक कंप्यूटर में ये दो प्रकार की मेमोरी क्यों रखी गई। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के प्रोग्रामों को चलाने का कार्य करती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होगी वो कंप्यूटर के प्रोग्रामों को और डेटा को स्टोर करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपको कहूं कि मैं मेरे मोबाइल के अंदर कोई वीडियो डाउनलोड कर रहा हूं या मैंने कोई वीडियो डाउनलोड किया है, तो जो वीडियो डाउनलोड होकर के वो जहां पड़ा है, जहां स्टोर हुआ है, वो हो गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में जैसे मैं इस वीडियो पर क्लिक करूंगा तो वो वीडियो चलने लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उस समय सेकेंडरी मेमोरी से उठेगा और कौन सी मेमोरी में आएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वो सेकेंडरी मेमोरी से उठा और कहां आया, प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू सीधा क्या है, कनेक्ट है। तो चलाएगा कौन इसको, सीपीयू चलाएगा। लेकिन सीपीयू किस मेमोरी से सीधा कनेक्ट रहता है, प्राइमरी मेमोरी से कनेक्ट रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो सभी प्रोग्राम होते हैं जो कि करंट में चल रहे हैं, वर्तमान में चल रहे हैं। तो इसका मतलब इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है और यहां पर सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के लिए होती है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के प्रोग्रामों को चलाने के लिए यूज में ली जाती है। अब यहां पर हम बात करें कि जो आपकी मुख्य मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है, वो दो टाइप की है। यहां पर एक बात दिखाई दे रही है आपको कि अस्थायी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, और दूसरी होगी हमारे पास में स्थायी यानी रीड ओनली मेमोरी हो गई। तो दो प्रकार की मेमोरी होगी, एक अस्थायी और दूसरा स्थायी। इसका मतलब यह हुआ कि जो मुख्य मेमोरी है आपकी वो दो टाइप की होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। आपकी जो टेम्परेरी है उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम कहा जाता है।
ये रैम मेमोरी होती है, ये क्या होती है? यानी वो मेमोरी जिसकी सहायता से कंप्यूटर के प्रोग्रामों को और डेटा को रन किया जाता है, वो मेमोरी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और एक खास बात यहां पर ध्यान रखने वाली है कि इसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मेमोरी के अंदर परमानेंट डेटा स्टोर नहीं रहता है। इस मेमोरी के अंदर डेटा तब तक ही रहता है जब तक इस मेमोरी को करंट मिलता है। मतलब इस मेमोरी में डेटा है वो तब तक ही रहेगा जब तक इस मेमोरी को विद्युत की सप्लाई मिल रही है। जैसे ही विद्युत की सप्लाई बंद हुई या आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, दो केस हो सकते हैं कि या तो आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया या फिर लाइट ऑफ हो गई, विद्युत की सप्लाई बंद हो गई। उस केस में इस मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा डिलीट हो जाता है। दैट्स वाई ये जो मेमोरी होती है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, अस्थायी मेमोरी कहलाती है। अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें परमानेंट स्थायी रूप से डेटा स्टोर नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर डेटा को पढ़ भी सकते हैं और डेटा को लिख भी सकते हैं। यानी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा पढ़ा भी जा सकता है और डेटा को लिखा भी जा सकता है। तो दोनों टाइप की मेमोरी होगी आपकी। कौन सी? दोनों चीजें जो जिस मेमोरी में होती है वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। यहां पर ये देखो, ये आपकी रैम चिप है, यानी ये एक चिप है और इसी को बोलते हैं अपन रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसी को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहां पर ध्यान से देखें, इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पर, विद्युत आपूर्ति बंद होने पर रैम में स्टोर डेटा क्या हो जाता है? मिट जाता है। इसीलिए इसको अस्थिर या वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। दूसरी यहां पर बात करें कि मेन मेमोरी के अंदर ही एक और मेमोरी है जिसका नाम रोम है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी के अंदर का मतलब यह होता है कि इस मेमोरी के अंदर रखा हुआ डेटा कभी भी नष्ट नहीं होता। यानी रोम मेमोरी के अंदर अगर आपने कोई डेटा को या किसी प्रोग्राम को अगर आपने स्टोर कर दिया तो उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया है, रोम मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है वो कभी डिलीट नहीं होता है। क्लियर है? लाइट के जाने के बाद भी, यानी विद्युत की सप्लाई अगर बंद भी हो गई तो रोम में रखा हुआ प्रोग्राम डिलीट नहीं होगा। या कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दिया तो उसके बाद भी रोम के अंदर रखा हुआ डेटा कभी डिलीट नहीं होता है। तो अब सबसे बड़ी बात कि भाई रोम के अंदर कौन सा ऐसा प्रोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि ये जो मेमोरी है आपकी, ये रीड ओनली मेमोरी है। यानी इस मेमोरी के अंदर अगर कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उस प्रोग्राम को केवल पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। एक बार लिख दिया, उसके बाद में केवल उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। तो कौन से ऐसे प्रोग्रामों को रोम में रखा जाता है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि रोम के अंदर, रोम आपकी कौन सा, रोम का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? तो रोम का जो एग्जाम्पल है वो है बायोस। क्या है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि रोम के अंदर बूटिंग प्रोग्राम लिखा जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि रोम में कौन सा प्रोग्राम होता है? रोम में बूटिंग प्रोग्राम होता है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, बूट का मतलब क्या होता है? बूट का मतलब यह होता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मुख्य जो सॉफ्टवेयर है वो आपका इस रोम से, रीड ओनली मेमोरी से उठ के कहां आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आता है। तभी उसके बाद में सीपीयू क्या करता है? कंप्यूटर को चालू करता है। तो ये जो प्रोग्राम है, बूटिंग का जो प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर को ऑन करने के जो प्रोग्राम है, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ होता है किसमें? रीड ओनली मेमोरी में। अब इस वजह से इस मेमोरी को रीड ओनली बनाना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि कल को अगर कोई ये प्रोग्राम, अगर इस प्रोग्राम को ये कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में छेड़छाड़ कर देता तो बूटिंग होती ही नहीं, मतलब कंप्यूटर चालू ही नहीं होता। तो एक ऐसी मेमोरी की आवश्यकता पड़ी जिसमें कि कोई बदलाव करना संभव नहीं हो। इसीलिए इस मेमोरी को बनाया गया। कौन सी मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी और परमानेंट मेमोरी बनाया गया। तो परमानेंट तो इसलिए बनाया ताकि बूटिंग प्रोग्राम हमेशा वहां पर पड़ा रहे, और यहां पर रीड ओनली इसलिए बनाया ताकि इस प्रोग्राम से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकें।
क्लियर है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन, मेमोरी क्या होती है? तो मेमोरी का मतलब यह है कि कंप्यूटर के अंदर डेटा और प्रोग्राम जहां पर स्टोर रहते हैं वो होती है आपकी मेमोरी। उसके बाद में मेमोरी कितने टाइप की होती है? तो मेमोरी होती है दो टाइप की। पहली हमारे पास में मेन मेमोरी, और उसके बाद में दूसरी मेमोरी है हमारे पास में कौन सी? दूसरी हमारे पास में सेकेंडरी यानी एक्सटर्नल मेमोरी। अब बात करें यहां पर मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, सीपीयू से सीधा कनेक्ट रहती है, इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। ये दो टाइप की होती है मेन मेमोरी, एक तो होती है परमानेंट, एक होती है आपकी टेम्परेरी मेमोरी, है ना। तो टेम्परेरी मेमोरी को बोला जाता है कौन सी मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को पढ़ भी सकते हैं, डेटा को लिख भी सकते हैं, परंतु इसकी एक कमी है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब है भूलने वाली मेमोरी। जैसे ही विद्युत आपूर्ति बंद हुई, मतलब रैम में डेटा तब तक ही रहता है जब तक इस रैम को करंट मिल रहा है। जैसे ही करंट मिलना बंद हुआ, इसके अंदर का रखा हुआ डेटा भी डिलीट हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद में बात करें यहां पर परमानेंट मेमोरी है कौन सी? प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी है? ये आपकी रोम, रीड ओनली मेमोरी। बायोस सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका? रोम का। रोम का एग्जांपल क्या है? बायोस। यानी बायोस आपकी क्या होती है? रोम होती है। क्लियर है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बूटिंग प्रोग्राम होता है। अब बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को चालू करने से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, वो बूट प्रोग्राम होते हैं। यानी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब कंप्यूटर की कुछ मेन फाइलें रन होती है, उन मेन फाइलों को बोलते हैं बूट प्रोग्राम। क्लियर है। और उसके बाद ही कंप्यूटर आपका ऑन होता है। तो ये प्रोग्राम जिस मेमोरी के अंदर स्टोर है वो मेमोरी आपकी रोम है। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करें यहां पर कि रोम के टाइप, रोम कितने टाइप की होती है? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रोम है वो आपके तीन टाइप की है। नंबर एक पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नंबर दो ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नंबर तीन ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर बहुत ही बारीकी से अपने को दो तीन चीजें समझनी है कि पी रोम का मतलब होता है ऐसी रोम जिसमें केवल डेटा एक बार लिखा जाएगा। यानी डेटा को हम एक बार लिखेंगे, डेटा को लिखना तो पड़ेगा एक बार लिखेंगे और बार बार क्या करेंगे? उसको केवल पढ़ेंगे। लिखेंगे तो एक बार और पढ़ेंगे कितनी बार? बार बार। वो होगी आपकी पी रोम। ठीक है। उसके बाद में दूसरी एक रोम बनाई गई ईपी रोम। यानी इस रोम में, इस मेमोरी में क्या कर सकते हैं हम? क्या करेंगे? प्रोग्राम को लिख भी सकते हैं और प्रोग्राम को मिटा भी सकते हैं। मतलब यह हुआ कि जैसे मैं बात करूं यहां पर सीडी की, जब स्टार्टिंग में सीडी है, उस सीडी में आपने देखा होगा कॉम्पैक्ट डिस्क आती है, उसमें डेटा केवल लिख सकते हैं एक बार, और उसके बाद में डेटा को हम क्या कर सकते हैं? बार बार केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो वो आपकी पी रोम हो गई। अब बात करें ईपी रोम की, तो ईपी रोम का मतलब हुआ कि वो रोम जिसमें डेटा को लिख भी सकते हैं और डेटा को हम मिटा भी सकते हैं। पर डेटा को मिटाने के लिए हमें यहां पर पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता पड़ती है। यानी पराबैंगनी किरणों की सहायता से ही डेटा को मिटाया जाता है। वो होगी आपकी ईपी रोम। ईपी का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कि आपने डेटा को लिख दिया, अब डेटा मिट भी सकता है, लेकिन उसके लिए अल्ट्रावायलेट किरणें आपको चाहिए। दूसरा है आपके पास में इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर भी डेटा को लिख सकते हैं और आप डेटा को बार बार मिटा भी सकते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव के अंदर, पेन ड्राइव ईईपी रोम की कैटेगरी में आती है। इसमें क्या होगा? आप क्या करते हो? पेन ड्राइव के अंदर डेटा को स्टोर करते हो और उसके बाद में डेटा को आप मिटा भी सकते हो। तो इसको मिटाने के लिए हमें विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से डेटा को मिटाते हैं तो वो होगी आपकी ईईपी रोम, और अल्ट्रावायलेट किरणों की सहायता से अगर आप डेटा को मिटाते हैं तो वो होगी आपकी कौन सी? ईपी रोम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां पर बाह्य मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी की बात करते हैं। तो यहां पर एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और ये दो टाइप की होती है, एक तो चुंबकीय, एक तो क्या होती है? चुंबकीय, एक होती है ऑप्टिकल। या ध्यान से समझना इसको, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो यहां पर बात कर रहे हैं कि जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो
उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये कितने टाइप की होती है? चुंबकीय हो सकती है और ऑप्टिकल हो सकती है। चुंबकीय कौन कौन सी होती है? तो चुंबकीय होती है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सारी की सारी तो होगी मैग्नेटिक यानी चुंबकीय मेमोरी होगी। और सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये कौन सी होगी? आपकी ऑप्टिकल मेमोरी हो गई है। यानी प्रकाशीय विधि के द्वारा अगर डेटा का स्टोर होता है उसे हम ऑप्टिकल मेमोरी कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की मदद से या चुंबक से की सहायता से डेटा का स्टोर किया जाता है, मैग्नेटिक रूप से डेटा को स्टोर करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। क्लियर है? चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर कि मेमोरी मापने की इकाइयां क्या है। यानी हम बात करें यहां पर कि मेमोरी को मापना है, तो मेमोरी को मापने के लिए हमारे पास कौन कौन सी इकाइयां हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है कि मेमोरी को मापने के लिए सबसे पहले हम बात करें कि मेमोरी को हमने 0 और 1 के अंदर डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया भाई? 0 और 1 को, जिसे बाइनरी कहते हैं। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं बिट। क्या बोलते हैं? बिट। तो 0 और 1, कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वो होता है बाइनरी भाषा, 0 और 1 भाषा है, जिसे बोलते हैं बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कोई आपसे पूछे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। क्या होती है? बिट होती है। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, निब्बल क्या होता है? 4 बिट को मिलाएंगे तो एक निब्बल बनेगा। क्लियर है? 8 बिट को मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगा। क्लियर है? 1024 बाइट को मिलाएंगे तो 1 किलोबाइट बनेगा, और 1024 किलोबाइट को मिलाएंगे तो 1 मेगाबाइट बनता है। और यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, 1024 या हम कहें कि 1024 मेगाबाइट को अगर अपन मिलाते हैं तो आपका बनता है क्या? 1 गीगाबाइट। क्या बनता है भाई? 1 गीगाबाइट। और लास्ट में अगर हम 1024 गीगाबाइट को मिलाते हैं तो बनता है 1 टेराबाइट। तो ये क्या चीजें हैं? ये मेमोरी मापने की इकाई हैं। आपने सुना होगा कि मेरा मोबाइल है वो आपका 64 जीबी का है, कोई कह रहा है 256 जीबी का है। तो ये जीबी एमबी क्या है? ये मेमोरी मापने की इकाइयां हैं। जिस प्रकार से द्रव्य को मापने के लिए लीटर, मिलीलीटर ये सब होते हैं, सॉलिड को मापने के लिए किलोग्राम, ग्राम होते हैं, उसी प्रकार से मेमोरी को मापने की कुछ इकाइयां हैं, जिनमें सबसे पहले आती है सबसे छोटी बिट आती है। उसके बाद में निब्बल, 4 बिट मिलाएंगे तो निब्बल, 8 बिट मिलाएंगे तो 1 बाइट, 1024 बाइट मिलाएंगे तो 1 किलोबाइट। अब देखो 1024 किलोबाइट को मिलाएंगे तो 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट को मिलाएंगे तो गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? 1 टेराबाइट बनता है। अब थोड़ी सी छोटी सी जानकारी आपको समझनी, ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, कि नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए कंप्यूटर है ना, वो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम पर काम करता है। सबसे पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1। अगर 0 और 1 है तो वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, और इसका जो आधार है वो होता है 2। इसका आधार कितना होता है? बेस कितना होता है? 2 होता है। बस केवल अपने को इतना ही ध्यान में रखना है। दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो आपका होता है ओक्टल। ओक्टल का मतलब होता है 8, यानी 0 से 7 की जो संख्याएं हैं, 0 से 7 टोटल कितनी होगी? 8 होगी। वो होती है ओक्टल नंबर सिस्टम, और इसका आधार कितना होता है? 8 होता है। क्लियर है? उसके बाद में आगे चलें तो बात करेंगे यहाँ पर हेक्साडेसिमल की। तो हेक्साडेसिमल की बात करें तो हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। इसका मतलब इसमें टोटल संख्या कितनी होगी? 16 होगी, और आधार कितना होगा? 16 होगा। लेकिन यहाँ पर संख्याएं 0 से लेकर के 9 और ए से लेकर क्या होती है? ई होती है। ये आपका कौन सा होता है? हेक्साडेसिमल होता है। क्लियर है? और डेसिमल जो हम यूजर काम में लेते हैं, क्या होता है? वो 0 से लेकर के 9 संख्याएं डेसिमल संख्याएं होती है, और इसका आधार कितना होता है? 10 होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, ये सब कन्वर्जन वगैरह है जो आपके सिलेबस में या आपके आने वाले नहीं है। अब हम बात करेंगे सीधा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पर चलेंगे। कहां पर चलेंगे हम? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पर चलने वाले हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलता है तब ही कंप्यूटर सिस्टम बनता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाते हैं तब ही कंप्यूटर सिस्टम बनेगा। केवल सॉफ्टवेयर और केवल हार्डवेयर से कंप्यूटर नहीं होगा, दोनों चीजें मिलेगी तो ही कंप्यूटर बनने वाला है। अब यहां पर बात करेंगे कि हार्डवेयर क्या है
और सॉफ्टवेयर क्या है और दोनों का यूज क्या है और दोनों का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि कंप्यूटर के सभी फिजिकल या टेंजिबल डिवाइस जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। जैसे कि माउस, प्रिंटर, स्पीकर हार्डवेयर है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बात करें सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, या हम ऐसे हिंदी में बोलें तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? आपको हार्डवेयर को चलाना है तो हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलूं कि मैं कल बाजार से एक मोबाइल खरीद के लेके आया और मैंने 50,000 रुपए के अंदर मोबाइल खरीदा और अगले को बोल दिया, दुकान वाले को, कि भैया इसमें सॉफ्टवेयर मत डालना, इसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत करना। क्या एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं होगा तो मोबाइल चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी हार्डवेयर को चलाना है तो उसके लिए हमें क्या चलाना पड़ेगा? क्या क्या स्टोर करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर। इसका मतलब सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को चलाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर बात करेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है आपके कि कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना है और उसके लिए कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ेंगे और इसी निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपके दो टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में जानना काफी जरूरी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाते हैं, यानी पूरे कंप्यूटर सिस्टम पर काम करते हैं। उन सॉफ्टवेयरों को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, उदाहरण के लिए क्या भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषाएं, भाषा संसाधक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी प्रोग्राम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी क्या होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। करता क्या है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर? जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया कि अगर मैं मोबाइल खरीद के लेके आऊं और मैं उसको दुकान वाले को ऐसे कहूं कि भैया इसमें मुझे एंड्रॉइड, यानी एंड्रॉइड क्या आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर मैं उसको बोलूं कि मुझे इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एंड्रॉइड को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इसको इसमें स्टोर नहीं करना है, तो एंड्रॉइड के अगर स्टोर नहीं होगा तो वो आपका मोबाइल चलेगा ही नहीं, मोबाइल चलेगा ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे कंप्यूटर को या पूरे मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए, पूरे मोबाइल के सिस्टम्स को, पूरे मोबाइल के फिजिकल डिवाइसेस को, कीबोर्ड को, आपका स्पीकर को, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सबको, सब में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सबको कंट्रोल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है वो सॉफ्टवेयर आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और देखो यहां पर साफ लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अभाव में कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी मैं कहूं कि मैं मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाऊंगा लेकिन उसमें एंड्रॉयड नहीं है तो बिना एंड्रॉयड के मेरा व्हाट्सएप नहीं चलने वाला है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए लागू होता है। फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो नहीं होंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेंगे ही नहीं, वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्लियर है? अब क्या क्या काम होते हैं ये भी जरा देख लेते हैं। क्या करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बाकी सभी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, निष्पादन करते हैं। ये क्या करते हैं? कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य। दूसरे सॉफ्टवेयर को निर्माण के लिए यूज करते हैं, मेमोरी है, प्रोसेसर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, इन सबको कंट्रोल करता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब यह होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब है कि किसी विशेष काम को
कोई स्पेसिफिक काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर को बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसकी अपनी एक अलग नीड होगी, वो अपना एक अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाएगा। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, बैंकिंग के अंदर, बीमा फैक्ट्री के अंदर, इंजीनियरिंग में, इन सब में अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती है, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। क्लियर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो आदमी की आवश्यकता के अनुसार होता है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरे मोबाइल के अंदर मुझे मान लो गेम चलाना है, तो गेम है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जरूरी नहीं है, यानी अगर वो गेम नहीं होगा तो कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन अगर आपका एंड्रॉयड नहीं होगा तो मोबाइल या कंप्यूटर चलने वाला ही नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं होंगे तो कंप्यूटर चलेगा तो सही, कंप्यूटर चलेगा तो सही, परंतु अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर चलने वाला ही नहीं है। तो हर व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से क्या करता है, उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है। जैसे कि देखो, डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, एडवोकेट की अलग अलग आवश्यकताएं होती है। इस प्रकार से उनको वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्रामों की उनको क्या पड़ती है, आवश्यकताएं होती है, और उन आवश्यकताओं के आधार पर वो क्या करते हैं, बेहतर ढंग से अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि बैंकिंग के लिए अलग होता है, बीमा के लिए अलग, फैक्ट्री के लिए अलग, अस्पतालों के लिए अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग। तो ये सब के सब सॉफ्टवेयर होते हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग यूज किए जाते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहां पर कंप्यूटर लैंग्वेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही मैं ब्रीफ से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और अभी आपको हैंड रिटन नोट्स है उससे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर की लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज क्या होती है इसको समझना है। जैसे कि मैं बात करूं कंप्यूटर के लैंग्वेज की बात अगर मैं बाद में करूं, पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल लैंग्वेज का मतलब क्या है। लैंग्वेज का मतलब है कि अगर कोई दो व्यक्ति है, उन दोनों व्यक्तियों को आपस में कम्युनिकेट होना है, आपस में कोई काम करवाना है, आपस में कोई बातचीत करवानी है, तो दोनों के बीच में एक माध्यम जरूरी है, और उसी माध्यम को बोला जाता है लैंग्वेज। क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी मुझे हिंदी आ रही है और आप सभी को हिंदी लैंग्वेज आ रही है, इसका मतलब हम आपस में क्या हो रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो किसके माध्यम से जुड़ रहे हैं? लैंग्वेज के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो पर्सन है, मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन और यहां पर ये आपका है सेकेंड पर्सन। क्लियर है? तो इन दोनों लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है, तो ये जो बीच का माध्यम है, इसी माध्यम को बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर सेकंड व्यक्ति है, वो व्यक्ति नहीं हो, यहां पर सेकंड आपका कंप्यूटर हो। इसका मतलब अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट होना है, अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट होना है, तो कंप्यूटर तो मेरी लैंग्वेज समझेगा नहीं और नहीं सीखेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझना और सीखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? ताकि कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया जा सके, कंप्यूटर से कोई कार्य किया जा सके। कंप्यूटर से कार्य करने के लिए हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? कुछ इंस्ट्रक्शंस। और वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी पढ़नी जरूरी है। अगर कोई लैंग्वेज आएगी तब ही हम उसमें क्या दे पाएंगे, इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। तो लैंग्वेज यहां पर 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है मशीनी लैंग्वेज, और दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, और तीसरी यहां पर आती है हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर है? तो हम यहां पर बात करेंगे कि मशीनी लैंग्वेज कौन सी होती है। कंप्यूटर की रियल लैंग्वेज, कंप्यूटर की मातृभाषा, यानी ऐसी भाषा जिसको कि कंप्यूटर सीधा समझता है, वो भाषा होती है आपकी कौन सी, मशीनी भाषा, जिसे बोलते हैं 0-1। ये क्या होती है, बाइनरी कोड होता है, इस कोड को मशीनी भाषा कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद में असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में क्या हुआ कि यहां पर देखिए, बात करें, कुछ यहां पर सिंबल काम में लिए गए। जैसे कि मैं कहूं यहां पर 5+3, अगर मैं मशीनी में लिखूं तो 5 को लिखना पड़ेगा 101, प्लस को मान लीजिए 111 और 3 को 11। ये तो होगी मशीनी भाषा। अब क्या हुआ कि असेंबली में क्या हुआ कि कुछ जो आपके सिंबल्स थे उनको एक नाम दे दिया, कुछ नाम दे दिया। जैसे कि मान लीजिए 5 है, उसके बाद में प्लस के लिए दे दिया मान लीजिए ADD8 और 3 के लिए। तो अब यहां पर कोड 101 का लिखना पड़ रहा है और 8 लिखना पड़ रहा है, और यहां पर 3 का कोड क्या लिखना पड़ रहा है, 11 लिखना पड़ रहा है। तो ये जो लैंग्वेज है जिसमें हम कुछ अल्फाबेट्स को यूज कर रहे हैं, ये आपकी असेंबली भाषा है। तो कंप्यूटर की मशीनी भाषा काफी हार्ड थी, इसको इजी किया कहां पर,
किससे? असेंबली के अंदर। असेंबली में कुछ इजी हुआ है, कुछ सिंबल्स के नाम दे दिए गए हैं। उसके बाद में तीसरी भाषा हमारे पास में आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो लैंग्वेज जिसके अंदर A to Z अल्फाबेट, 0 to 9 डिजिट और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर को काम में लेते हैं, वो लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर आती है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास में लैंग्वेज की बात। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। किसकी बात करेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। अगर हम बात करें कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। ये होते क्या है? ये सॉफ्टवेयर होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। भी हमने पढ़ा कि कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं भाई? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये करते क्या है, अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आप अल्फाबेट्स को, संख्याओं को, डिजिट को काम में ले सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम बनाया तो आप क्या करोगे? अंग्रेजी के अंदर प्रोग्राम को बनाओगे। जैसे आपने लिखा वॉइड, तो ये प्रोग्राम की कोई भी कोडिंग हो सकती है, उस कोडिंग को आप अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखते हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा को समझता नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर में 3 प्रकार की भाषाएं चलती है, जिसमें पहली मशीनी है। मशीनी 1 और 0 है। कंप्यूटर केवल उसी भाषा को समझता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो हम अंग्रेजी का प्रोग्राम लिखते हैं, इंग्लिश के अंदर लिखते हैं, कोडिंग है वो। तो इस कोडिंग को हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? 1-0 में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम काम में लेते हैं, उन सॉफ्टवेयरों को बोला जाता है क्या? ट्रांसलेटर। अब हम बात करें यहां पर कि पहला ट्रांसलेटर है हमारे पास में कंपाइलर। कौन है भाई? कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरे प्रोग्राम को, अगर आपने इस प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए सॉफ्टवेयर के अंदर 100 लाइनें लिखी है, तो 100 लाइनों को एक साथ क्या करता है? मशीनी भाषा में बदलता है। ध्यान से समझना है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदल देता है। फिर इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को, सिंगल लाइन, पहली लाइन को क्या करेगा? 1-0 में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को 1-0 में कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को 1-0 में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर केवल असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको मशीनी भाषा में बदलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि लैंग्वेज कितने टाइप की होती है भाई? लैंग्वेज आपकी 3 टाइप की है। मशीनी 1 या 0, कंप्यूटर की रियल लैंग्वेज, असेंबली कुछ अल्फाबेट जोड़ दिए तो असेंबली बना दी, और सारे आपके अल्फाबेट है, डिजिट है, सिंबल है, ये सब हम काम में लेवें तो वो होगी हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद में बात करें कि भाई ये लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम तो बनता है, लेकिन कंप्यूटर तो केवल 1 और 0 को समझता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस अंग्रेजी के यानी हाई लेवल के प्रोग्राम को हमें लो लेवल में मतलब 1-0 में कन्वर्ट करना है। तो 3 सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ी। पहला कंपाइलर, दूसरा इंटरप्रेटर और तीसरा क्या है? असेंबलर। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने कहा कि ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो आपकी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे के सारे होते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ये यूजर और ये हार्डवेयर के बीच में एक सेतु का काम करता है। यूजर जिस भी हार्डवेयर को चलाने की कोशिश करेगा तो वो किसको कहेगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करेगा? पूरे सब के सब जितने भी आपके कंप्यूटर सिस्टम के डिवाइसेज है, उन सभी डिवाइसेज में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। क्या क्या काम करता है वो? मेमोरी मैनेजमेंट करता है कि कितनी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए पर्याप्त मेमोरी है या नहीं है। फाइल मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है, यूजर इंटरफेस करता है और यूटिलिटीज करता है। क्लियर है? ये सारे काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और आप सभी को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जैसे कि मान लो मैं बात करूं, नोकिया का फोन है तो उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड का फोन है, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम करते क्या है? इनके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, कंप्यूटर को हम चला ही नहीं सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो डिवाइस है जो हार्डवेयर और यूजर्स के बीच में, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक सेंट्रल पॉइंट, एक सेतु का काम कर रहा है। और देखिए यहां पर ये लिखा हुआ पॉइंट कि जितने भी कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है आदि के बीच संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो। क्लियर है?
अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आपके सिंगल यूजर, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक ही यूजर काम कर सकता है वो सिंगल यूजर। मल्टी यूजर, जिसमें एक समय में एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं, वो होता है आपका मल्टी यूजर। तो लाइनेक्स होता है वो मल्टी यूजर होता है, और डोस होता है वो क्या होता है? सिंगल यूजर। सिंगल यूजर का मतलब एक समय में केवल एक ही आदमी काम कर पाए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा डॉस, जिसे बोलते हैं सिंगल यूजर। और मल्टी यूजर कौन सा होगा? जिसमें एक समय में एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, जैसे कि लाइनेक्स, वो हो गया आपका मल्टी यूजर। अब हम बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? यूटिलिटी का मतलब यह होता है कि ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटरों का रख रखाव करते हैं, मतलब मेंटेनेंस का काम करते हैं, मरम्मत का काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यहां पर बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्क रिकवरी, डेटा बैकअप, ये सब क्या होते हैं भाई? डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ये सब क्या होते हैं आपके? डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ये सब क्या होते हैं? ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। एंटीवायरस, ये सब क्या होते हैं आपके? यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। कंप्रेसिंग प्रोग्राम, ये सब क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी सहायता से हम कंप्यूटर का रखरखाव कर सकते हैं और मरम्मत का कार्य भी कर सकते हैं। जैसे डेटा को बैकअप कर लिया, डिस्क को रिकवर कर लिया, है ना, डीफ्रेगमेंटर कर लिया, हार्ड डिस्क को स्कैन कर लिया। ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कंप्यूटर की रखरखाव और मरम्मत का कार्य किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर यह पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है, और आगे हम इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर कुछ देखो, हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूं। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की याददाश्त को ही क्या करते हैं? मेमोरी कहते हैं। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, मेन मेमोरी और कौन सी है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। प्राथमिक मेमोरी, ठीक है, ये फास्ट होती है। क्लियर है? अब यहां पर प्राथमिक मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, रेम और कौन सी है? रोम है। रेम है और कौन है? रोम है। क्लियर है? रेम क्या होगी? कहीं से भी डेटा को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अस्थायी होती है, तब तक ही डेटा रहता है जब तक इसको करंट मिलता है। ये स्थायी होती है, केवल पढ़ सकते हैं। नॉन वोलेटाइल होती है, एग्जाम्पल क्या है? बायोस। क्या रहता है इसमें? बूटिंग प्रोग्राम रहता है। कितने टाइप की होती है? पी रोम, लिख सकते हैं केवल एक बार और पढ़ सकते हैं बार बार। ईपी रोम, लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। मिटाने के लिए अल्ट्रावोलेट किरणें। ईईपी रोम, लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। मिटाने के लिए कौन सी? विद्युत तरंगे, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से क्या करते हैं? यहां पर डेटा को मिटाया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी आपकी 2 टाइप की होती है, मैग्नेटिक और कौन सी होगी? ऑप्टिकल होगी। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर मैग्नेटिक टेप आ गई, हार्ड डिस्क आ गई, फ्लोपी आ गई। ऑप्टिकल के अंदर सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। क्लियर है? फिर बात करें सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलते हैं तब बनता है आपका क्या? कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, प्रिंटर। सॉफ्टवेयर क्या है? जो हार्डवेयर को चलाता है। टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक होता है सिस्टम, दूसरा क्या होता है? एप्लीकेशन। सिस्टम कौन से होते हैं? कंप्यूटर को चलाने वाले सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो पूरे सॉफ्टवेयर पर, पूरे सिस्टम पर काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? किसी विशेष व्यक्ति के लिए, विशेष कार्य के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे डॉक्टर अपने लिए सॉफ्टवेयर बना लिया, किसी एडवोकेट ने अपने लिए सॉफ्टवेयर बना लिया, किसी बैंकिंग कंपनी ने अपने लिए सॉफ्टवेयर बना दिया, किसी बीमा कंपनी ने अपने लिए अलग से सॉफ्टवेयर बना दिया। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज वह माध्यम जिससे कंप्यूटर से कार्य किया जाता है वो क्या होता है? आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। मशीनी, असेंबली और कौन सी होती है? हाई लेवल। मशीनी में कौन सा क्या कोड होता है? 10 कोड, सीधा कंप्यूटर डायरेक्ट समझता है, ये कंप्यूटर की मातृभाषा है। असेंबली में क्या कर दिया? कुछ अल्फाबेट को ऐड कर दिया, जैसे कि ऐड। और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम अल्फाबेट्स को भी, डिजिट्स को भी और स्पेशल कैरेक्टर को भी काम में लेते हैं। सी प्लस प्लस, जावा, .NET, ये सब क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब क्या है? आपने प्रोग्राम को लिखा किसमें? हाई लेवल में लिखा। हाई लेवल का मतलब अभी हमने पढ़ा L to Z अल्फाबेट, 0 to 9 डिजिट और बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर काम में लिया जाता है। इसका मतलब अब ये तो प्रोग्राम है, ये चीजें हैं, इसको कंप्यूटर समझेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर समझता है किसको? केवल 1 और 0 को। तो इसको किसको यहां पर, ये जो आपके हाई लेवल का प्रोग्राम है, इसको बदलना है किसमें? मशीनी में। इसके लिए हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को मशीनी में, इंटरप्रेटर लाइन टू लाइन, असेंबलर असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको कन्वर्ट करने का कार्य करता है। उम्मीद कर रहा हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।